जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो जयपुर से आ चुकी हूँ मैं, और अनपैकिंग तो नहीं की है अभी। वो सारा जो काम है वो तो बहुत लंबा चलेगा। उसको मतलब एक दिन में नहीं किया जा सकता। बहुत ढेर सारे कपड़े हैं धुलने के, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। तो वो सब कुछ जो है एक कमरे में डंप करके छोड़ दिया है फ़िलहाल। जो थोड़ा बहुत हो सकता था वो मैं हाथ के हाथ करती जा रही हूँ। मतलब जो ऑन द गो हो सकता है वो अलग से उस सारे ढेर को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी अभी। और फिलहाल मैं अपना जो घर है वो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट नाइट आंधी आई थी बड़ी तेज़, और मेरे ख्याल से वो सभी जगह आई थी। तो बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ ये सब हो गया है घर के अंदर। और जब आंधी आती है तो ऑब्वियस सी बात है, घर में साफ़ सफाई का जो काम है वो बढ़ जाता है। और ये जो एरिया है इसके ऊपर बहुत बड़ा जाल है, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई का काम जस्ट डबल हो जाता है। और मैं उस जाल के ऊपर कवर इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर मैं उसे कवर करूँगी तो वेंटिलेशन की थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक जाल हम ऑलरेडी अपनी जो दूसरी लॉबी है उसका बंद कर चुके हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा वेंटिलेशन हमारा घर का जो है थोड़ा सा कम हुआ। मतलब बहुत कम तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे फ़र्क लगा। तो मुझे डर है कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ कवर कर दूँ तो अंधेरे की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ वेंटिलेशन कम हो सकता है। इस वजह से फिर मैं उसे बंद नहीं करना चाहती। थोड़ा सा काम साफ़ सफाई का बढ़ता है तो वो हम कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा डस्ट जो आती है वो इस डाइनिंग टेबल पे ही आती है, और यहाँ का जो फ्लोर है उसके ऊपर आती है। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा शो पीस वगैरह तो नहीं लगाए हैं। एक बस वही लिपन आर्ट वाला फ्रेम वर्क है जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था, तो वो लगा हुआ है। क्योंकि बिल्कुल कुछ ना लगा हो लॉबी में तो वो भी ख़राब लगता है, थोड़ी सुनी सुनी सी लगती है। तो बस वो लगा हुआ है, तो उसमें एक कपड़ा मारो तो काम चल जाता है। तो ये जो डाइनिंग टेबल है, ज़्यादातर मैं इसको इस प्लास्टिक के कवर से इसीलिए हमेशा कवर करके रखती हूँ। ये जो प्लास्टिक की शीट है एक्चुअली, जिससे कि इसके ऊपर मतलब अगर मैं इसमें कवर सिर्फ जो अपना कपड़े वाला है ये बिछाऊँ ना, तो ये कभी साफ़ नहीं रहेगा। इसलिए मुझे इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर हमेशा बिछा के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। और ये जो आप प्लास्टिक की शीट देख रहे हो ना फ्रेंड्स ऊपर से, ये वो जो नॉर्मल टेबल वाले कवर आते हैं ना प्लास्टिक के, ये वो नहीं है। ये एक्चुअली जो आपने देखा होगा शॉप्स पे जो एसी लगे रहते हैं, तो एसी की ठंडक जो उसकी कूलिंग होती है वो बाहर ना जाए, इसकी वजह से जो प्लास्टिक की मोटी मोटी शीट्स लगी रहती है ना शॉप्स के बाहर, ये वो वाली शीट है। और ये भी मैं जहाँ पे फ्लोरिंग का मैटिंग का सामान मिलता है, जहाँ पे ये मिलते हैं अपना क्या बोलते हैं उन्हें, रग्स और कालीन वगैरह, जहाँ पे जो वो घास वाला आर्टिफिशियल घास वाला कालीन नहीं होता, इस तरीके की जो शॉप होती है वहाँ ये आराम से मिल जाता है। तो ये मीटर के हिसाब से मिला था मेरे को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा मुझे, तो इसका पीस कट करके मैंने जो है इस डाइनिंग टेबल के हिसाब से कट करा और इसमें मैं बिछा के रखती हूँ। तो ये जो है ये काफ़ी लंबा चलता है, मतलब ऑलमोस्ट इसको 3 से 4 साल होने वाले हैं। थोड़ी सी इसकी शाइन कम हो गई है, बाकी काम ये बहुत बढ़िया कर रहा है। बहुत जल्दी डैमेज नहीं होता। कुछ गर्म चीज़ रख दो तो इसकी शेप ख़राब नहीं होती। इस वजह से फिर मैंने ये वाला कवर लिया है, जस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो धूल है इसको मतलब बार बार कपड़ा लगता है, तो जो नॉर्मल प्लास्टिक का कवर आता है जिससे डाइनिंग टेबल कवर करते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसलिए मोटी वाली शीट बिछाई है मैंने, और बहुत अच्छा काम करती है ये। जो डबल बेड और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने एक वो बिछाया हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, लाइनिंग टाइप की, वो आप पूछ रहे थे ना, तो वो भी सेम ऐसी ही शॉप में मिलेगी जहाँ कालीन्स रग्स मिलते हैं, कालीन्स मिलते हैं, जहाँ डोरमेट्स मिलते हैं। ऐसी शॉप्स जो होती है ना वहाँ ये वाली जो शीट होती है प्लास्टिक वाली शीट, ये भी वहीं मिलेगी। और वो जो लाइनिंग मैंने आपको दिखाई थी जो माइका का लुक दे रही थी, वो भी वहीं मिलेगी। बस ध्यान ये रखिएगा कि बहुत सारे वहाँ पे बंडल वो रोल्स लगे रहते हैं, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि छू के पकड़ के देखिएगा कि वो जो आप लो वो थोड़ा सा मोटा हो, हैवी हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो पंखा चले और उड़ने लगे, या आपने एक कपड़ा मारा पोंछने के लिए और वो खिसक जाए अपनी जगह पे। थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। तो थोड़ा सा वो महंगा मिलता है, लेकिन वो सालों साल चलता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। मतलब 10 साल के अराउंड तो इस वाले लाइनिंग को हो गया जो मैंने बिछाया हुआ है। और मैं इसको कई बार वॉश कर चुकी हूँ, और गीले सूखे कपड़े से तो मैं पोंछती ही रहती हूँ। तो ये बढ़िया काम करता है। आपका पुराना फर्नीचर जो है बिल्कुल नया सा लुक उसका रखता है। और बाकी जो माइका है उसके ऊपर कुछ भी स्पिलेज पानी का या दूध का या चाय का हो जाता है तो माइका ख़राब हो जाती है, बट इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ये फ्लोर लाइनिंग होती है, कई जगह आपने देखा होगा फर्श में बिछे रहते हैं ये, तो ये वही चीज़ है। बस आप थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान करके लीजिएगा। तो अभी ना ये मॉर्निंग का टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको, और वही घर की क्लीनिंग चल रही है। वापस से वॉक चालू हो गई है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया था वॉक पे, कुछ बच्चों की वजह से कि मतलब जाना था मुझे, और बाकी उससे पहले भी काफ़ी बार मेरी जो वॉक की छुट्टी हो चुकी है। कई बार तो मैंने जानबूझ के करी, क्योंकि मुझे पूरा घर साफ़ करना था, उसके बाद जो शॉप है वहाँ भागना होता था।
तो फिर शाम को ये जो क्लीनिंग है ना इतनी ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाती, क्योंकि थोड़ा सा एक तो देखिए एनर्जी लेवल कम हो जाता है और मॉर्निंग में एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। तो इस तरीके की जो डीप क्लीनिंग और मेहनत वाला काम होता है मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में ही करती हूँ। हालांकि इससे थोड़ा सा जो वर्क प्रेशर है बढ़ जाता है, क्योंकि नाश्ता खाना सब कुछ अपनी जगह सेम एज इट इज़ खड़ा है और बाकी ये जो डीप क्लीनिंग का काम है ये भी आ जाता है, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग जाती है। तो इसी वजह से फिर मैं वॉक की छुट्टी 3-4 दिन से मैं कर ही रही थी, बाकी 2-3 दिन की वैसे ही हो गई क्योंकि मुझे जयपुर जाना पड़ा। तो आते ही फिर मैंने वापस से कैचअप किया है, बिल्कुल भी ढील नहीं दूंगी मैं। जस्ट पहुंची हूँ, उसके नेक्स्ट डे से ही हमने वॉक शुरू कर दी थी वापस से। और अब ये जो मदर इन लॉ है उनको चाय दे के घर की साफ़ सफाई करके और बस मैं निकल रही हूँ अपना टहलने के लिए वॉक पे। तो जब आई हूँ वापस, आज लोड नहीं लगाया मैंने क्योंकि जो सामान है उसकी अनपैकिंग हुई नहीं है, तो कपड़े भी धुलने वाले निकले नहीं है, नेक्स्ट डे लगेगा लोड। तो बस घर की साफ़ सफाई कर ली, प्लस आंधी आ गई थी लास्ट नाइट, तो उस वजह से वैसे ही बहुत गंदा था घर, तो वो सारा साफ़ करने में बहुत सारा टाइम चला गया। तो फिर मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया और मैं जब आई हूँ वॉक से तो वही थोड़ा सा कुछ ख़त्म हो रही थी घर की चीज़ें। वैसे मैं ऐसे टुकड़ों में नहीं लाती हूँ, हमेशा लिस्ट बना के रखती हूँ और पूरा एक साथ इकट्ठे सारा राशन लेके आती हूँ, बट कई बार कोई चीज़ जो है छोटी मोटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर इस तरीके से ज़्यादातर मैं वॉक करते समय लेते हुए आ जाती हूँ। तो फूल भी लेके आती हूँ इस वक्त, तो पूजा वाले फूल जो हैं वो मैंने मंदिर में रखे, जो सामान था वो किचन में रखा और उसके बाद जो है हम सीधे बनाएंगे लंच। नाश्ता इसलिए नहीं क्योंकि नाश्ते में रखी हुई है सब्जी रात की बहुत सारी, बस आटा लगाया था और पराठे रोटी सेक ली थी, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। और लंच में बन रहा है भटकी दाल, जो कि मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी, मतलब रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि ऐसा एक मतलब ये रीजनल खाना है तो हर जना इससे रिलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए फिर मैं ज़्यादा शेयर भी नहीं करती हूँ इसकी रेसिपी। बाकी जो ये आपको मैं दिखा रही हूँ कढ़ाई में, ये तिल हैं, सफ़ेद तिल, तो ये थोड़ा सा मैं रोस्ट करी। एक्चुअली जो मेरी ननद हैं उनको थोड़ा सा कैल्शियम की कमी रहती है, और मतलब कमी क्या रहती है, हम सभी जो लेडीज़ हैं उनको एक टाइम के बाद कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मल डाइट से कंप्लीट हो नहीं पाती। तो बाकी जो ये अपना सप्लीमेंट्स वगैरह लेना चाहो तो लेने में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स भी बताते हैं, बट अगर इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें अपनी डाइट्स में थोड़ा सा इंक्लूड करते रहें हम और उस पर कंसिस्टेंट रहें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं फ़िलहाल अभी तक भी मैंने कैल्शियम का कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रही हूँ मैं, और इसी तरीके की चीज़ों से कोशिश करती हूँ कि रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। बाकी 1 ग्लास ऑफ मिल्क या छाछ मैं लेती ही हूँ। तो ये जो तिल होते हैं ना, सफ़ेद तिल, इनको बस हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। इतना करना है कि थोड़ा सा कलर इसका हल्का सा चेंज हो जाए, ये कुरकुरे हो जाए और हल्की हल्की से खुशबू आने लगे, ज़्यादा नहीं। बस इसको ठंडा करके कांच की बोतल में भर के रख लेंगे और फिर ये जो है खाने के लिए तैयार हो जाएगा। 1 चम्मच तिल दिन का काफ़ी होता है, क्योंकि अब गर्मी है तो ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए, 1 चम्मच हो जाता है। बाकी अगर आप किसी चीज़ से जैसे एलर्जिक होते हो तो पहले उसका टेस्ट कर लो, 1-2 दिन खा के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल 1 चम्मच तिल डेली खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं और मेरी ननद भी खाती हैं। ये ईयरिंग्स जो मैंने आपको लास्ट मिनी व्लॉग में दिखाए थे ना, इसका मैं उसमें ज़्यादा दिखा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत छोटा व्लॉग बनाया था मैंने। ये बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहो तो मैंने उस वाले व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था, इसका लिंक मिंत्रा से लिए हैं, और इस वाले ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अच्छी चीज़ ये है इस टॉप्स में कि इसको देखिए हम अलग से इस तरीके से भी पहन सकते हैं, मतलब इसका जो पीछे का अटैचमेंट है उसे हटा के जस्ट इसका जो स्टॉपर है उसे लगा के सिंपली ये पर्ल वाला जो कह सकते हैं आप स्टर्ड, इस तरीके से भी पहना जा सकता है। और बाकी जो पीछे वाला हिस्सा है इसका, उसको आप लगाओगे तो ये कुछ इस तरीके का लुक देगा। मतलब ये जो पीछे वाला दिखाया ना मैंने आपको, छोटे मोती वाला जो पार्ट था उसको पीछे की साइड से लगाना है। तो वो आप खैर जब ले लेंगे, खरीदेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पहनने के बाद, पिक्चर देख के। तो थोड़ा सा ना स्टाइलिश सा और थोड़ा अलग सा, लीक से हटके सा लुक देता है और बढ़िया लगता है, वेस्टर्न में और इंडियन दोनों में चलता है। अच्छा, उसके बाद जो है शॉप से आके वही रोज़ वाला रूटीन, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कटिंग और स्टिचिंग का मेरा एक काम है जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है। एक्चुअली पेंडिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि छोटे छोटे जो पाउच होते हैं, या कहना चाहिए जो मतलब पाउच ही बोलेंगे उसे, कैरी बैग तो नहीं बोलेंगे, उस तरीके के मुझे पर्स टाइप के स्टिच करने हैं। इसलिए करने हैं क्योंकि वो मेरे बहुत, मतलब मैंने काफ़ी स्टिच किए थे पहले और वो मेरे दोनों बच्चे ले गए, एक बड़ी ले गई एक छोटी ले गई, मतलब 3-3 4-4 के सेट बनाए थे और वो उनके बहुत काम आते हैं। अब वो तो ले गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो उस तरीके के जो पाउच होते हैं फ्रेंड्स ना, बहुत स्पेसी होते हैं, बनाने में बहुत आसान होते हैं, सीधा सीधा जिनको सिलाई करना, बस जस्ट सिलाई मशीन चलाना जिनको आता है ना, वो भी इनको ईजिली बना सकता है। प्लस अगर आपको स्टिचिंग का शौक़ है तो आप कर ही लोगे। तो इनमें ये रहता है ना कि आप देखिए, एक तो इनसे अगर आप चाहो तो अलग अलग
अपनी जो ड्रेसेस हैं उसके हिसाब से मैचिंग के पर्स भी बना सकते हैं। और बाकी जो अगर जैसे आपको टॉयलेट बैग बनाना है या कुछ अपना वैनिटी केस टाइप का बनाना है तो वो भी बना सकते हो। बहुत ही आसान मेथड है। उसी के लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लग के काम करूँ और 5 से 6 तक बना लूँ अपने लिए। तो इसका जो भी बनेगा ना वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल अगर आपको इसका पूरा प्रॉपर मेथड देखना है तो वो जो वीडियोस हैं ना जो मैंने पहले बनाए थे जितने भी पाउचेस, वो सारी की सारी मेरे दूसरे वाले चैनल पे डिटेल से अपलोडेड है। बहुत तरीके से मैंने उसमें समझाया है, आप देखेंगे तो बिना इम्प्रेस हुए नहीं रहेंगे। तो आप अगर थोड़ा सा भी करना चाहते हो, सिलाई में इंटरेस्टेड हो या नहीं भी, अगर आपको सिलाई आती है, आप सिर्फ सीधा सीधा सिलना जानते हैं तो आप बना सकते हैं। घर में बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं या कुछ ऐसे पड़े रहते हैं ना आर्टिफिशियल सिल्क के पीसेस जो देखने में बहुत अच्छे से सुंदर से होते हैं, बट हम उनको किसी काम में नहीं ला पाते और ना ही हम उन्हें फेंकना चाहते हैं। तो वो सारे पीसेस यूज़ हो जाते हैं इस तरीके के पाउचेस बनाने में। छोटे छोटे पाउचेस बना के रख लीजिए। आप कहीं जाते हैं तो बड़ा जो अपना टोट बैग होता है या बड़ा जो हैंड बैग होता है उसके अंदर सेग्रीगेट करके चीज़ों को छोटे छोटे पाउचेस में करके रख सकते हो। मल्टी यूटिलिटी के होते हैं ये, बनाने में भी बहुत आसान होते हैं। तो वो जो है मेरा दूसरा चैनल जो है ना वो तो आप देख ही लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डाल देती हूँ। बाकी इस ब्लॉग के भी डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल दूँगी जिससे कि आपको तकलीफ ना हो ढूंढने में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे पाउचेज़ के, डेनिम के पाउच, सिल्क के कपड़े के पाउच और ये अपना वेलवेट वाले कपड़े का पाउच भी मैंने उसमें बनाना शेयर किया है। अच्छा, फिर रात का जब डिनर है थोड़ा सा मैंने इसमें अच्छा टाइम लगाया क्योंकि मुझे रात के डिनर में बहुत सिंपल रेसिपी बनानी है जो कि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों को शायद बहुत पसंद भी आई थी क्योंकि आप बार बार रिक्वेस्ट करते थे और उसको मैंने अच्छे से डिटेल करके एक वीडियो में डाला भी था। वो है दही वाले चावल, जो कि गर्मी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स। लंच में खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। खट्टी चटपटी सी बनती है। रोटी बनाने का झंझट नहीं है गर्मी में। अगर आपको रोटी बनाने से बचना है लेकिन आप कुछ अच्छा पेट भरने वाला और चटपटा सा खाना खाना चाहते हैं तो बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। करना कुछ नहीं है, प्रेशर कुकर में 1 चम्मच देसी घी लेना है, हींग जीरे का छौंका लगाना है, उसके बाद इसमें भिगाए हुए जो चावल हैं वो डाल देने हैं। जितने चावल डाले हैं उसका जस्ट डबल या 2.5 गुना पानी आप डालेंगे। मतलब जो हम चावल बनाते हैं ना उसमें जितना पानी डालते हैं उससे ज़्यादा बढ़ा के डालना है। मतलब आप डबल या 2.5 गुना कह सकते हो, उतना पानी डाल के नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्चा ऐड करके इसमें आप 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी आ जाएगी तो उसके बाद 1 मिनट के लिए इसे धीमी आंच में छोड़ देंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर इसके लिए आपको मट्ठा चाहिए, और या तो आप मट्ठा नहीं है तो आप दही भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए क्योंकि ये जो रेसिपी है ना खट्टी अच्छी लगती है, चटपटी खट्टी सी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इतना पानी मैंने डाला है, जो चावल हैं बहुत अच्छे से गल भी जाएं और थोड़े से मशी मशी से हो जाएं। मतलब आप जब उनको चम्मच से पिचकाएं तो अच्छे से पिचक जाएं, थोड़ा मैश हो जाए अच्छे से, खड़े खड़े नहीं रहने चाहिए चावल। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। बस 1 सीटी लगानी है, 1 मिनट तक धीमी आंच में रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप उसको धीमी आंच में रख देंगे तो वो बिल्कुल मतलब बेकार हो जाते हैं चावल। उससे ज़्यादा नहीं रखना है आपको। और बाद में क्या करना है आपने, जैसे अगर आपके पास मट्ठा है तो आप डायरेक्टली मट्ठा डाल सकते हो। मट्ठा नहीं है तो आप दही को छान के या दही को मिक्सी में फेंट के उसका मट्ठा बना के डाल सकते हो। बट डायरेक्टली दही मत डालिएगा चावल में, नहीं तो वो देखने में अच्छा नहीं बनेगा और उसमें जो दही के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से होते हैं ना वो दिखेंगे तो बुरे लगते हैं देखने में। अपने आप इसका जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा ना प्रेशर कुकर का, तो फिर ये जो चावल हैं जो कि अच्छे से पक गए हैं, मतलब हल्दी वल्दी डाल दी थी इनमें, इनको हम हल्का सा चम्मच से दबा के थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे। हल्का हल्का सा थोड़ा सा मिला के खिचड़ी जैसी होती है ना उस तरीके का बना लेंगे। और उसके बाद हम इसमें मट्ठा ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मार्केट वाला अमूल का मट्ठा है, आप घर के दही का भी बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि हल्का सा खट्टा होना चाहिए। बिल्कुल सादा वैसा मट्ठा होगा, मट्ठा या दही होगा बिल्कुल ताज़ा वाला, तो मज़ा नहीं आएगा इस रेसिपी में। और अगर यहाँ पे आपका मट्ठा ऐसा है कि खट्टा नहीं है और आपको लेकिन खाना है इसको, तो आप हल्का सा नींबू डाल दीजिएगा तो खटास आ जाती है। बाकी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको जैसे शाम को बनाना है तो आप दोपहर में दही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो, गर्मी है वैसे ही खट्टा हो जाता है। बस अब मैंने इसमें 1 पैकेट मट्ठा ऐड कर दिया है। कंसिस्टेंसी हम अपने हिसाब से रखेंगे। बाकी आप एक थोड़ा सा मट्ठा ऐड करने के बाद इसको चख सकते हो। नमक, मिर्च, हल्दी या खट्टापन जो भी रिक्वायर्ड है आप बाद में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी फ्लेम बंद है क्योंकि मट्ठा डालने के बाद अगर इसकी जैसे फ्लेम ऑन रखूँगी ना मैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी तले में लगता है। तो पहले मैं इसमें मट्ठा डाल के या दही डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ओके करूँगी, इसका टेस्ट चेक कर लूँगी। जो चीज़ कम या ज़्यादा है वो उसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद हम धीमी आँच में इसको रख देंगे। ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है अब क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है। बस इतना पकाना है कि ये गर्म हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें मट्ठा ऐड किया था ना तो थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो गया था। बस गर्म हो जाए, पकाना नहीं है, मतलब इसको उबालना नहीं है दोबारा बस। और ये रेसिपी तैयार हो जाती है। अगर आप हरी मिर्च आपके बच्चे खा लेते हैं
तो आप इसमें हरी मिर्च डालो और बढ़िया फ्लेवर आता है। हरा धनिया है, ढेर सारा हरा धनिया डालिए, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। और सबसे अच्छी बात है हेल्दी है, पेट अच्छे से भर जाता है और टेस्टी भी है एक साथ। यहाँ पे मैं जो हरा धनिया है ना प्लेट में अलग से ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो हरा धनिया खाने में थोड़ा सा नाक सिकोड़ती है, तो फिर मुझे जो है पूरे के पूरे प्रेशर कुकर में मैं नहीं मिला सकती थी, तो मैं अपनी मदर इन लॉ का लगा रही हूँ ना यहाँ पे डिनर, तो उनके लिए मैंने ऊपर से हरा धनिया बुरक दिया और बहुत अच्छा लगता है। गर्मी के लिए तो ख़ास तौर से बहुत अच्छी रेसिपी, और बहुत जल्दी बनती है। बच्चे जो होते हैं ना, जो हॉस्टल्स में पीजी में रह रहे हैं, वो भी बना के इसको खा सकते हैं आराम से। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 1-2 ब्लॉग पहले एक DIY फेस वॉश या कह सकते हो उपटन या कह सकते हो स्क्रब टाइप का एक शेयर किया था, तो वो मैंने आपको प्रैक्टिकली लगा के नहीं दिखाया था, तो वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। मेरे चेहरे पे जो मैं मतलब शॉप पे जितना थोड़ा बहुत चेहरे पे लिपस्टिक वगैरह लगा के जाती हूँ, वो एज इट इज़ लगा हुआ है, और मैं आपको भी वॉश करके दिखाऊंगी अच्छे से। तो बस इतना लेना है हमें, वो जो उपटन बनाया था मैंने, जो शेयर भी किया है आपके साथ, मतलब आप कह सकते हो कि 1 चम्मच के अराउंड वो आपने हथेली में लेना है। ज़रा सा पानी ऐड करना है, मतलब उसका जस्ट अगर आप ज़्यादा पानी एकदम से डाल दोगे ना तो बह जाएगा हथेली से आपकी। बहुत ज़रा सा पानी डाल के उसको हथेली में ही मलना है, जिससे कि वो अच्छा सा एक पेस्ट टाइप का हाथ के अंदर ही रेडी हो जाए। दोनों हाथों के बीच में हल्का हल्का मलेंगे उसे, और बस इसको आप लगा लेंगे अपने चेहरे पे, और हल्के हल्के हाथों से जैसे गोल गोल करके सर्कुलर मोशंस में हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे चेहरे पे। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा भी थोड़ा सा ऐड किया है, तो रगड़ नहीं लगनी चाहिए आपकी स्किन में। बहुत हल्के हाथ से इसको हम चेहरे पे रगड़ेंगे। आप अगर नहा रहे हैं इस वक्त, तो आप गर्दन में और हाथों में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सारा जो मैल है वो भी छुड़ा देगा, और जो भी मेकअप वेकअप है वो भी छुड़ा देगा। तो बस मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने इसको चेहरे पे लगा लिया, हल्का हल्का रगड़ लिया, उसके बाद मैंने और बाकी के काम कर लिए, जैसे अभी मैं ब्रश कर लूँगी या कुछ धोना है वो सब कर लिया। थोड़ी देर लगा रहता है ये चेहरे में, और जब वो काम निपट गया उसके बाद हल्के हल्के हाथ से मलते हुए और पानी की छींटे डालते हुए चेहरे को धो लेंगे। तो ये 1-1.5 मिनट के लिए चेहरे पर लगा भी रह जाता है, तो हल्का सा जो आप कह सकते हो कि थोड़ी देर के लिए फेस पैक टाइप का भी ये काम करता है, क्योंकि आपने 1-1.5 मिनट के लिए बेसन और चावल के आटे का मिश्रण को जो है लगा के रखा है। तो चावल के आटे का तो आप जानती हैं कितनी मतलब उसमें एंटी टैनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो अच्छा काम करता है। मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर आपको धूप में जाने का काम है ना, तो इसको आप लगा सकते हो। वैसे मैं रात के टाइम पे चेहरा फेस वॉश से धोती हूँ, बाकी पूरा दिन मैं इसी से धोती हूँ, ऑफिस से आने के बाद भी और मॉर्निंग में नहाते समय भी। तो मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्किन टाइप का कोई भी बंदा होगा उसको इस फेस वॉश से कोई भी परेशानी होने वाली है। अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई करके एक बार बताइएगा मुझे, अगर आपको कुछ लगता है इफ़ेक्ट। अभी आपको दिखेगा मेरे चेहरे से जो लिपस्टिक थी, बाकी तो कुछ मेकअप ऐसा था नहीं, बट अगर आपकी आंखों में भी हल्का फुल्का मेकअप है, मस्कारा लगाया आपने, लाइनर लगाया है, तो वो भी इससे आसानी से छूट जाता है। लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, अपने ब्रश व्रश कर लीजिए, पैर धो लीजिए, जो भी आपका रात का रूटीन है, उसके बाद आप इसको धो लीजिए। तो सब पूरा मेकअप देखिए आपका आराम से छूट जाएगा। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप किया है, बहुत सारी लेयर्स लगाई हैं, तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने कभी मतलब इतना ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं किया, लेयर्स बहुत ज़्यादा कभी लगाई नहीं, तो मैं उसका नहीं बता सकती। लेकिन आप जो हल्का फुल्का डेली वाला, ऑफिस वाला जो आप मेकअप करते हैं या घर में भी थोड़ा बहुत लगा के रखते हैं ना, तो आसानी से छुड़ा देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।